डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का या फिर भारत के भूगोल का। और दोस्तों आज आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे भारत की मिट्टियों के बारे में या फिर इंडियन सॉइल के बारे में। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारे भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, इनकी क्या खासियत है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। सबसे पहले जो दोस्तों विज्ञान की जिस शाखा में, ठीक है, मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, या फिर मृदाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? तो वो एक फैक्ट के रूप में पूछ लिया जाता है, उसे बोला जाता है पैडोलॉजी, है ना, पैडोलॉजी। ठीक है, हिंदी में तो इसे मृदा विज्ञान ही बोला जाता है, मृदा विज्ञान। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि विज्ञान की जिस शाखा में मृदाओं या फिर मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है उसे बोला जाता है, विज्ञान की उस शाखा को बोला जाता है पैडोलॉजी, ठीक है, या फिर मृदा विज्ञान। ठीक है, तो ये फैक्ट के रूप में पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में, अब पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है मृदा के अध्ययन को क्या बोला जाता है? पैडोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक संस्था है हमारे भारत में, ठीक है, ICAR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये एक संस्था है, ठीक है, कृषि से संबंधित। हिंदी में इसे बोला जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, ICAR, ठीक है, इसे हिंदी में बोला जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, तो दोस्तों इसने हमारे जो भारत की जितनी भी मिट्टियाँ उसको 8 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, इसने बोला है कि हमारे भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी हैं एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी और दलदल युक्त मिट्टी। तो ये मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टी हमारे भारत में पाई जाती हैं जिन्हें हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो ये आप फैक्ट के रूप में लिख लीजिए। ठीक है, एक तो ये लिख लीजिए पैडोलॉजी, ठीक है, मृदा विज्ञान के अध्ययन को क्या बोला जाता है? पैडोलॉजी बोला जाता है, फिर मृदा विज्ञान बोला जाता है। इसके अलावा ICAR, इसका फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं आजकल फुल फॉर्म, है ना, फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, तो आपको पता होना चाहिए। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR का फुल फॉर्म है, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो चलते हैं दोस्तों आगे, हम देखते हैं कि करके मिट्टियों के बारे में। तो देखिए सबसे पहले थोड़ी मैं आपको मैप में बता देता हूँ। ठीक है, ये 8 प्रकार की जो मुख्य मिट्टी हैं, इसमें भी हमें पूरी 8 प्रकार की नहीं पढ़ना है, मुख्यतः 4-5 मिट्टियाँ जो हमें मेन पढ़ना है। ठीक है, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैप में आपको समझाता हूँ। मैंने मैप बनाया और आपको बताया कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे दोस्तों इंपॉर्टेंट और मुख्य मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जो कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, इसे एल्यूवियल सॉइल भी बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका नाम है, यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ, जलोढ़ मृदा। ठीक है, इसे कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसे कॉप मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कॉप। इसके अलावा इंग्लिश में से क्या बोला जाता है? एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, इतने नामों से इसे जाना जाता है, जलोढ़ मृदा, कछारी मिट्टी, कॉप मिट्टी। ठीक है, इसके अलावा एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, तो देखिए जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जा रही है। ये जो पूरा एरिया मैंने बनाया है आपका, ये डॉट डॉट से दिखाया है, ये उत्तर का विशाल मैदान है जो पूरा। ठीक है, यहाँ सतलज का मैदान, ये गंगा यमुना का मैदान, इसके अलावा ये ब्रह्मपुत्र का मैदान असम में। ठीक है, ये डॉट डॉट से मैंने दर्शाया है ये पूरा भाग। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल, ये असम, इस पूरे हिस्से में पाई जाती है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, दूसरी मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी मैंने ये देखिए ये लाइन्स खींची हुई हैं, ये महाराष्ट्र वाला भाग, ठीक है, कुछ कर्नाटक का भाग, कुछ तेलंगाना का, कुछ मध्य प्रदेश का और यहाँ कुछ गुजरात का। तो ये पूरे भाग में पाई जाती है, ये मैंने लाइन खींची हुई है। ठीक है, तो ये है काली मिट्टी का क्षेत्र, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये है काली मिट्टी, ये है काली मिट्टी। ठीक है, ये है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसके अलावा थर्ड है दोस्तों लाल मिट्टी। तो ये जहाँ मैंने कुछ भी नहीं ड्रॉ किया है, खाली छूटा हुआ है, ये पूरी है लाल मिट्टी। ठीक है, बहुत बड़े भूभाग में पाई जाती है दोस्तों लाल मिट्टी। ठीक है, ये देखिए ये पूरा अपना प्रायद्वीपीय पठार का बहुत सारा भाग है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर का पठार, यहाँ के पूरे साउथ के स्टेट। ठीक है, तो बहुत बड़ा भाग कवर करती है लाल मिट्टी।
इसके अलावा ये जो मैं चेक्स बनाए हुए हैं ऊपर, ये पूरा ये यहाँ पे सिक्किम में, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ये कौन सी मिट्टी है दोस्तों? तो इसे बोला जाता है पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये पूरा हिमालय वाला भाग है ना, ये पूरा जम्मू कश्मीर और यहाँ पे उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो यहाँ पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा थार मरुस्थल या फिर थार डेजर्ट है, ठीक है, यहाँ मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है, ये मरुस्थलीय मिट्टी है। इसके अलावा एक और कौन सी मिट्टी बची? तो लेटराइट मिट्टी, ये लेटराइट मिट्टी है ना, लेटराइट मिट्टी आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा ये वाला भाग मैंने बताया, ये इस प्रकार से बनाया है, कुछ यहाँ पे मेघालय वाले भाग में मिलेगी, यहाँ मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने दर्शाया है, ये मुख्य मुख्य मिट्टी हैं, ठीक है, इतना हमें अध्ययन करना है। इसके अलावा ये लवणी और दलदलयुक्त में हम लास्ट में चर्चा करेंगे, उतना कुछ उसमें बात नहीं करनी है ना। तो एक एक करके चलते हैं। पहला हमारा जो है जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे या फिर एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों जानने वाली बात यह है कि ये इसका निर्माण कैसे हुआ, जलोढ़ मिट्टी का या फिर एलुवियल सॉइल का, ठीक है। तो इनका निर्माण कैसे होता है दोस्तों? सबसे पहली तो बात तो ये जान लीजिए, सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी लगभग 43.36%, ठीक है, 43.36% भाग में, भूभाग में ये पाई जाती है, ठीक है। भारत के सबसे ज़्यादा भाग कवर करती है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। और एक और पॉइंट यहाँ लिख लेती, सबसे उपजाऊ मिट्टी भी यही है, सबसे उपजाऊ, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है दोस्तों, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। इसके अलावा भारत में सबसे ज़्यादा भूभाग कवर करती है, लगभग 43.36% भूभाग कवर करती है। पूरा ये उत्तर का विशाल मैदान वाला भाग है, ठीक है, ये कवर करती है। अब हम देख लेते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों इसका निर्माण नदियों द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं, फिर मिट्टी लाई जाती है, तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी की निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का। अब देखिए जो भी नदियाँ यहाँ हिमालय से निकलती हैं, जैसे गंगा हो गई, यहाँ सतलज हो गई, ठीक है, इसके अलावा यहाँ ब्रह्मपुत्र हो गई, तो ये नदियाँ जब पर्वतों से बहती हैं अपने साथ, ठीक है, धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर बालू लाती हैं, ठीक है, और उसका निक्षेप करती हैं यहाँ पर विशाल मैदान में उत्तर के, ठीक है। तो उसी से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो कैसे हुआ है, हम डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, ठीक है, नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपित अवसादों से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। और ख़ासतौर पर किनसे? पर्वतों से जो नदियाँ आती हैं ना, जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से गंगा आएगी, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है उत्तर के विशाल मैदान में, आप मेरे लेक्चर देख सकते हैं उत्तर का विशाल मैदान। इसके अलावा मैं यहाँ भी काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो पर्वतों द्वारा जो नदियाँ निकलती हैं, उनके द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं, उनके निक्षेप मतलब बिछा देना, ठीक है, वहाँ से नदियाँ आई पर्वतों पहाड़ों से, वहाँ से मिट्टी बालू कंकड़ पत्थर लाई और यहाँ पर बिछा दिया उन्होंने, ठीक है। इस प्रकार से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पॉइंट लिख लीजिए, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से, ठीक है। यहाँ निर्माण लिख लीजिए आप, इनका निर्माण कैसे हुआ है। तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से इनका निर्माण हुआ है। और ख़ासतौर पर आप पर्वत लिख लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। पर्वतों से जो नदियाँ आती हैं उनके द्वारा लाए गए अवसाद मतलब क्या हो गया दोस्तों? अवसाद मतलब वही हो गया, कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू, ये सब अवसाद कहलाते हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट चलते हैं दोस्तों, ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कहलाती है ये, ठीक है। इसके अलावा अब ये देख लेते हैं कि मुख्यतः कहाँ कहाँ पाई जाती है ये मिट्टी, ठीक है। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश वाला पूरा एरिया हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ दिल्ली आ गया, हरियाणा आ गया, पंजाब आ गया, ये गुजरात आ गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पश्चिम बंगाल आ गया, बिहार आ गया, ठीक है, यहाँ असम आ गया। तो इतना पूरा क्षेत्र, कौन कौन सा क्षेत्र? सतलज का मैदान, ठीक है, यहाँ से सतलज नदी निकलती है ऐसा, ठीक है, यहाँ से गंगा नदी निकलती है ऐसी, यहाँ से यमुना आके मिल जाती है इसमें, यहाँ से ऐसी ब्रह्मपुत्र आती है, ठीक है। तो सतलज गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में मुख्यतः ये पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ लिख लीजिए आप, ऐसा लिख लीजिए कि सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र, ऐसे लिख लीजिए, सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में, ठीक है, मुख्यतः यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए, मुख्यतः
मुख्यतः, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ पाई जाती है? इसके अलावा देखिए यहाँ पे भी मैंने बताया आपको, यहाँ पे महानदी, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का जो मुहाना है या फिर जो अब एंड पॉइंट होता है नदी का, तो वहाँ पे भी ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। इसके अलावा कुछ भाग केरल और कुछ भाग गुजरात, इतने एरिया में पाई जाती है, ठीक है। तो इसके ये अपन ने क्या लिख लिया? सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में, ठीक है। इसके अलावा आप लिख लीजिए, ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के मुहानों में, ठीक है। मुहाना मतलब क्या होता है दोस्तों? जब नदी का एंड पॉइंट आता है, बिल्कुल नदी गिरने वाली होती है समुद्र में तो फैल जाती है वो, ठीक है, तो उसका मुहाना मतलब एंड पॉइंट। तो ये एंड पॉइंट यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, अब हम स्टेट लिख लेते हैं कहाँ कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसके अलावा कृष्णा, गोदावरी, है ना, ये सब जो नदियाँ हैं साउथ की, प्रायद्वीपीय भारत की, उनके मुहानों पे। इसके अलावा राज्यों की बात करें तो सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश लिख लीजिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद लिख लीजिए बिहार, ठीक है। मैप से चलिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर बिहार है, ठीक है। बिहार के बाद और आइए आप यहाँ पश्चिम बंगाल आ जाइए, चलिए पश्चिम बंगाल आ जाइए। पश्चिम बंगाल में अब नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे तो असम, है ना, मुख्यतः आपको असम कवर करना है, सिर्फ असम, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का वाला भाग है जो असम। इसके अलावा आप यहाँ पर आ जाइए तो दिल्ली, ठीक है, पंजाब। आप देखते होंगे पंजाब उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी खेती होती है, उसका कारण ये है कि जलोढ़ मिट्टी है ना। पंजाब, हरियाणा, ठीक है, गुजरात, ठीक है। अब आप साउथ में आ जाइए। साउथ में कौन कौन से स्टेट आ जाएंगे दोस्तों? साउथ में आप यहाँ देख लीजिए, तमिलनाडु, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे आप केरल लिख लीजिए, केरल, और ये गुजरात हो गया, है ना। तो इतने राज्यों में ये पाई जाती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। अब जैसे देखिए दोस्तों, कुछ भी रटना नहीं है, कहाँ पाई जाती है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इनके मैदानों कौन कौन? सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानों। अब ये नदी कहाँ कहाँ बहती है आपको अच्छे से पता है, ठीक है। यहाँ से सतलज बह रही है तो ये पंजाब वाला एरिया आ गया, यहाँ दिल्ली आ गया, यहीं हरियाणा आ गया, ठीक है, यहाँ उत्तर प्रदेश आ गया, इसके अलावा यहाँ बिहार आ गया, यहाँ पश्चिम बंगाल आ गया, यहाँ असम आ गया, ये गुजरात आ गया, ठीक है। यहाँ मैंने आपको नदियाँ बता दी है ना, तो मुख्यतः आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु कवर कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ केरल का कुछ भाग और ये गुजरात हो गया हमारा, है ना। तो कुछ भी चीज़ रटना नहीं है ना आपको, हर चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। अब कुछ हम इसकी रासायनिक संरचना की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ये जो मिट्टी है, ठीक है, इसमें पोटास, ठीक है, अगला पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें पोटास और चूने, है ना, चूना मतलब कैल्शियम, कैल्शियम, चूना पोटास की अधिकता होती है ना, अधिकता पाई जाती है चूने की और पोटास की अधिकता पाई जाती है। चूना मतलब कैल्शियम, ठीक है। इसके अलावा इसमें कमी किस चीज़ की पाई जाती है? तो नाइट्रोजन N2, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए इसमें पोटास की अधिकता पाई जाती है, चूने की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अब दोस्तों एक चीज़ आप नोट डाल के लिख लीजिए कि जो हमारी भारत में पाई जाने वाली मिट्टियाँ हैं, मैक्सिमम मिट्टियों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। ये आप नोट डाल के लिख लीजिए, ठीक है, कि क्या नोट डाल के लिखना है कि भारत की अधिकतर मिट्टियों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, ठीक है। और इसमें किस किस की पाई जा रही है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ठीक है, इसकी कमी पाई जा रही है। ह्यूमस क्या होता है दोस्तों? ह्यूमस मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। ह्यूमस की डेफिनेशन क्या है? देखिए मृत जो जैविक पदार्थ होते हैं जैविक पदार्थ मतलब जैसे छोटे छोटे जीव जंतु, पेड़ पौधे, ठीक है, तो मृत जैविक पदार्थों के अपघटन से, है ना, तो मतलब जैसे मान लीजिए जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जब ये मर जाते हैं, ठीक है, और उनका अपघटन हो जाता है, अपघटन मतलब सड़ गल के वो मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है, तो उसी चीज़ को बोला जाता है ह्यूमस, है ना। तो ह्यूमस की भी कमी पाई जाती है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है।
तो ये तो इसकी सारी खासियत हो गई दोस्तों। अब इसमें मुख्यतः जो चीज़ समझने वाली है, ठीक है, इस मिट्टी में, वो ये है कि ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। ये वाला भाग मैं रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके अलावा नोट्स बना सकते हैं, है ना। मुख्यतः दो प्रकार की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। एक होती है बांगर, सॉरी, एक होती है खादर पहले, एक होती है बांगर, ठीक है। इसे बोला जाता है नई जलोढ़, इसे बोला जाता है पुरानी जलोढ़, ठीक है। नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़, क्लियर हो रही है बात। तो अब देख लेते हैं दोस्तों खादर और बांगर, ठीक है, क्या कहलाता है। खादर मृदा कौन सी होती है और बांगर क्या होता है, ठीक है। इसे बोला जाता है नवीन जलोढ़ खादर को, और बांगर को बोला जाता है पुरानी जलोढ़, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये नदी है कोई, ठीक है, ये नदी है कोई, ठीक है। नदियों में बाढ़ आती है, आपको पता होगा, खासतौर पर जब वर्षा ऋतु होती है, ठीक है, तो नदियों में बाढ़ आती है। तो ये नदियाँ थी, ठीक है, जब वर्षा हुई और इसमें बाढ़ आई, ठीक है, तो इतना क्षेत्र इसने कवर किया, ठीक है। बाढ़ का पानी इतने एरिया में आया, ठीक है। जब बाढ़ का पानी दोस्तों इतने एरिया में आया, ठीक है, तो उसने यहाँ पर मिट्टी का निक्षेप किया, मिट्टी का निक्षेप किया, ठीक है। देखिए नदियाँ बह रही थी, जब बाढ़ का पानी आया या फिर बाढ़ आई नदी में, ठीक है, तो उसने अपना एरिया बढ़ाया, ठीक है, यहाँ तक नदी आ गई, ठीक है। और जो अपने साथ बालू कंकड़ पत्थर या फिर मदा या फिर अवसाद लाई थी, उसने उसका निक्षेप यहाँ पर कर दिया गया, ठीक है। और वापस से जब वर्षा ऋतु गई तो फिर से वो अपने इस क्षेत्र में बहने लगी, परंतु मिट्टी यहीं पर छोड़ गई, ठीक है। तो इस क्षेत्र को दोस्तों बोला जाता है खादर या फिर नई जलोढ़। ये जो मिट्टी यहाँ पर निक्षेप किया गया है उसका, ठीक है, आसपास के क्षेत्र में, उसे बोला जाएगा खादर, खादर या फिर नवीन जलोढ़। अब इसको नवीन जलोढ़ क्यों बोला जाता है दोस्तों, देखिए बाढ़ हर साल आएगी, ठीक है। जब बाढ़ हर साल आएगी तो मिट्टी का निक्षेप भी हर साल करेगी। मान लीजिए एक साल इसने यहाँ पे मिट्टी का निक्षेप किया, इसमें खेती हुई, अच्छी खेती हुई, ठीक है। दोबारा बरसात होगी, बाढ़ आएगी, फिर से मिट्टी का निक्षेप करेगी, तो इसकी उर्वरक क्षमता कभी कम नहीं होती है, ठीक है। उर्वरक क्षमता इसकी बनी रहती है। इसी के विपरीत बांगर मृदा कौन सी है, ये देख लेते हैं हम, ठीक है। अब देखिए प्राचीन काल में ज़्यादा बाढ़ आती थी, ज़्यादा पानी गिरता था, तो हो सकता है नदी का जो बाढ़ का पानी है यहाँ तक आता हो, ठीक है, यहाँ तक आता हो, ठीक है, दूर तक जाता हो। तो प्राचीन समय में जहाँ नदियों ने मिट्टी का निक्षेप किया है उसे बोला जाता है बांगर, ठीक है, बांगर या फिर पुरानी जलोढ़, ठीक है। तो अंतर यही है दोस्तों, जहाँ हर साल मिट्टी का निक्षेप हो रहा है उसे हम खादर बोलते हैं, और प्राचीन समय में जहाँ मिट्टी का निक्षेप नदियों ने कर दिया उसे हम बोलेंगे बांगर। मतलब नदियों से दूर का जो क्षेत्र है उसे बोला जाता है बांगर, और नदियों के पास का क्षेत्र है उसे बोला जाता है खादर। खादर ज़्यादा उपजाऊ होती है, बांगर कम उपजाऊ होती है। तो यही होता है बांगर खादर। और यदि दोस्तों आप डिटेल में इसको जानना चाहते हैं तो आप मेरे जो हमने उत्तर का विशाल मैदान पढ़ाया था वो जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने और भी ज़्यादा डिटेल में बताया है। लेकिन आप समझ गए होंगे, है ना, आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों में फसल कौन कौन सी होती है जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है। फसलें कौन कौन सी होती हैं, तो फसल यदि हम देखेंगे दोस्तों, गेहूं, ठीक है, गेहूं, मक्का, गन्ना, दालें, सरसों, ठीक है, मुख्यतः ये फसल होती है। इसमें गेहूं होता है, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है, इसके अलावा पंजाब में गेहूं होता है, बहुत ज़्यादा गेहूं वगैरह होता है यहाँ पे, ठीक है। तो गेहूं, मक्का, गन्ना, दालें, सरसों, ये सारी फसल इसमें होती हैं। तो दोस्तों हमने ये जो जलोढ़ मिट्टी या फिर एलुवियल सॉइल, इसके बारे में सभी चीज़ें कवर कर ली हैं। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इसका जलोढ़ मिट्टी का, इसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना था, कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी क्यों बोलते हैं दोस्तों इसको, ठीक है, कछारी मिट्टी के एक बार आप जान लीजिए, ठीक है। देखिए जैसे ये नदी बह रही है कोई, ठीक है, तो ये आसपास का इसका जो क्षेत्र होता है उसे कछार बोला जाता है, ठीक है। तो जब नदियाँ यहाँ पर मिट्टी का निक्षेप कर देती हैं, ठीक है, तो वही जो कछार क्षेत्र बोला जाता है उसी कारण से कछारी मिट्टी बोला जाता है। नदियों के आसपास जो मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, उसे कछार बोला जाता है, इसलिए उसका नाम कछारी पड़ गया। इसके अलावा कॉप और एलुवियल सॉइल, ठीक है, सबसे ज़्यादा भूभाग पर पाई जाती है। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा आपके एग्जाम में कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है।
इसके अलावा सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी भी यही है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है, पर्वतों से जब नदियाँ आती हैं और अवसादों का या फिर मिट्टी कंकड़ पत्थर का निक्षेप कर देती हैं, इसी प्रकार इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से इसका निर्माण होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें पोटाश चूने की अधिकता होती है, पोटाश और कैल्शियम की अधिकता होती है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना। और नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैंने आपको एरिया बता दिया, ठीक है, यहाँ पर गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है, यहाँ पे जो प्रमुख नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय भारत की, उनके मुहाने पर गुजरात और केरल, ठीक है। और मुख्यतः ही बांगर खादर दो प्रकार की होती है, जो खादर मृदा होती है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है, बांगर थोड़ी कम उपजाऊ होती है, ठीक है। नदियों के पास की जो पाई जाती है उसे बोला जाता है बांगर खादर, और दूर वाली मृदा को बोला जाता है बांगर, ठीक है। इसके अलावा फसल मैंने आपको बता दी, गेहूँ, मक्का, गन्ना, दालें, सरसों, ठीक है दोस्तों। चलते हैं दूसरी मृदा पर। दूसरी मिट्टी है हमारी ब्लैक सॉइल या फिर काली मिट्टी, ठीक है। आज 2 ही मिट्टी पढ़ेंगे दोस्तों, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा थोड़ा। दूसरी मिट्टी है दोस्तों ब्लैक सॉइल या फिर काली मिट्टी, है ना। दूसरी काली मृदा, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, इसे कपासी मिट्टी बोला जाता है, ठीक है। इसे अन्य कौन कौन नाम से जाना जाता है, कपासी, चूँकि इसमें कपास की फसल के लिए बहुत अच्छी मिट्टी होती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है ना, रेगुर, कपासी, काली मिट्टी, ठीक है, इन नामों से इसे जाना जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चेरनोज़म, है ना, चेरनोज़म नाम से जाना जाता है, मतलब विदेशों में इसे चेरनोज़म नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके सारे नाम दोस्तों आपको पता होना चाहिए, कपासी, रेगुर, काली, चेरनोज़म, ठीक है, ये सारे इसके नाम हैं, ठीक है। अब सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये बात देख लीजिए कि 15.9% भूभाग पर पाई जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सी थी, लगभग 43% पर जलोढ़, है ना। इसके बाद ये 3rd नंबर पर है, इसके 2nd नंबर पर है लाल मिट्टी, ठीक है, ये वाली, लेकिन इसको आप याद रख लीजिए 15.9% भूभाग पर पाई जाती है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसका निर्माण हुआ है लावा के द्वारा। लावा मतलब जो ज़मीन के अंदर से, आपको पता होगा जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर लावा है, ठीक है, गर्म तप्त लावा है, ठीक है। तो लावा के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, कैसे हुआ है वो मैं भी आपको पूरी बात आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। देखिए ये काली मिट्टी का क्षेत्र है, पूरा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है, कुछ भाग कर्नाटक और यहाँ पर तेलंगाना, ठीक है, ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ था, दक्कन ट्रैप, मैंने आपको पढ़ाया है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है ना, लावा के द्वारा हुआ है। क्या हुआ, ठीक है, देखिए एक होता है ज्वालामुखी उद्भेदन, ठीक है, और एक होता है दरारी उद्भेदन, ठीक है। लावा 2 प्रकार से बाहर आता है दोस्तों, एक तो ज्वालामुखी के द्वारा होता है, ठीक है, ये ज्वालामुखी होता है, इस प्रकार से लावा आता है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है दरार। देखिए पृथ्वी के अंदर गर्म तप्त लावा है, वो हमेशा कोशिश करता है कि मैं बाहर निकलूँ, है ना, और उसको जहाँ भी जगह मिलती है वो बाहर निकल आता है, ठीक है। तो या तो ज्वालामुखी के द्वारा आता है या फिर दरार, यदि मान लीजिए पृथ्वी में कोई दरार है, फटा हिस्सा है, ठीक है, तो यहाँ से भी वो बाहर निकल जाता है। तो दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ था दोस्तों, ये दरारी उद्भेदन से हुआ था। कैसे हुआ था, दरारी उद्भेदन से, दरारी उद्भेदन से, है ना, मतलब दरार के द्वारा जो लावा निकला और दूर दूर तक फैला, है ना, उस प्रकार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये मान लीजिए पृथ्वी में कोई दरार है, ठीक है, लंबी, इससे लावा निकला और दूर दूर तक फैला, इस प्रकार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप कौन सा स्थान है दोस्तों, महाराष्ट्र वाला। जब आप प्रायद्वीपीय पठार, यदि आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे तो मैंने अच्छे से बताया दक्कन ट्रैप के बारे में, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र वाला पूरा एरिया कहलाता है प्रायद्वीपीय पठार का, उसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना है। और दक्कन ट्रैप किससे बना है, बेसाल्ट चट्टानों से, है ना। तो ये लावा के द्वारा दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ इस प्रकार, दरारी उद्भेदन से, है ना। तो दक्कन ट्रैप की जो बेसाल्ट चट्टानें है ना, कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, बेसाल्ट चट्टानें,
ठीक है। देखिए लावा के द्वारा जो जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसे बेसाल्ट चट्टानें बोला जाता है। ठीक है, तो दक्कन का ट्रैप का निर्माण भी किससे हुआ है, लावा से हुआ है ना, लावा के द्वारा हुआ है। गर्म तप्त लावा दूर दूर तक फैला फिर ठंडा हुआ, उस प्रकार से बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ। और जहाँ बेसाल्ट चट्टानें इनके अपक्षय अपर्दन के द्वारा, है ना, इनके अपक्षय अपर्दन के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण हुआ, काली मिट्टी का। ठीक है, तो इस प्रकार से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। मैंने क्या बोला, जो दक्कन ट्रैप होती हैं, ठीक है, दक्कन ट्रैप मतलब दक्कन चट्टानें जो होती हैं उन्हें ही बेसाल्ट चट्टानें बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका निर्माण किससे हुआ है, लावा से हुआ है। तो लावा से जिन भी चट्टानों का निर्माण होता है उसे बेसाल्ट चट्टानें बोला जाता है। ठीक है, और इन्हीं चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इधर ये मालवा के क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। इसके अलावा पूरा महाराष्ट्र कवर करती हैं, गुजरात, उत्तरी कर्नाटक और पश्चिमी, आप बोलेंगे उत्तर पश्चिमी तेलंगाना। ठीक है, इतने एरिया में ये पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या बात निकल के आती है, ये आती है कि काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय अपर्दन के द्वारा होता है या फिर लावा से होता है। ठीक है, लावा के द्वारा जो चट्टानें बनी है उससे होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार अच्छे से सिस्टमेटिक। ठीक है, आप ऐसा लिख लीजिए, दक्कन ट्रैप, ऐसा डायग्राम बना लीजिए, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप से बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ, बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, और इनके अपक्षय अपर्दन के द्वारा, अपक्षय मतलब टूटना फूटना और अपर्दन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, काली, इस प्रकार से आप लिख लीजिए। ठीक है, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप का निर्माण किससे हुआ, लावा से। यहाँ पे लावा लिख लीजिए ऐसे ब्रैकेट में। ठीक है, लावा से हुआ, या फिर आप लावा यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लावा, ठीक है, लावा से निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का, दक्कन ट्रैप को बोला जाता है बेसाल्ट चट्टानें। ठीक है, इनके अपक्षय अपर्दन टूटने फूटने से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ऐसे इसका निर्माण हुआ है दोस्तों। इसके अलावा बात देख लेते हैं इसमें किस किस चीज़ों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, इन सभी तत्वों की अधिकता पाई जाती है। इन सभी तत्वों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा N2P और ह्यूमस की कमी। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे भारत की मैक्सिमम मिट्टियाँ उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसके अलावा लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन तत्वों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, अब इसकी कुछ खासियत भी है दोस्तों। क्या, जो काली मिट्टी होती है काफ़ी अच्छी उपजाऊ होती है, काफ़ी अच्छी फसलें होती हैं इसमें। ठीक है, जो काली मिट्टी होती है इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। मतलब एक बार इसमें आपने जल दे दिया तो बहुत ही चिपचिपी गीली हो जाती है ना, और इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। मतलब आपने एक बार सिंचाई कर दी, एक बार इसमें पानी दे दिया तो काफ़ी टाइम तक इस जल को अपने पास रखेगी, है ना, मतलब जल को सोख कर रखेगी, बहुत जल्दी सूखेगी नहीं। ठीक है, तो जल धारण करने की क्षमता अधिक होने के कारण, है ना, यहाँ आप लिख देता हूँ मैं, इसमें जल धारण क्षमता अच्छी होती है ना, जल धारण क्षमता अधिक है इसकी। जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण दोस्तों इसमें शुष्क कृषि या फिर आप बोलेंगे ड्राई क्रॉप। ठीक है, शुष्क कृषि जो होता है वो आसान होता है करना। शुष्क कृषि का मतलब है दोस्तों इसमें कम, ऐसी कृषि जिसमें कम पानी की आवश्यकता है ना, तो जल धारण क्षमता चूंकि अच्छी, एक बार आपने सिंचाई कर दी तो काफ़ी समय तक अपने पास पानी को रखेगी ऑब्जर्व करके। ठीक है, तो इस कारण इसमें शुष्क कृषि करना आसान है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता अच्छी है। ठीक है, इसके अलावा आगे है दोस्तों, ठीक है, एक और इसकी खासियत है दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है इसमें जल धारण क्षमता तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब इसमें धूप पड़ती है और जब ये सूख जाती है तो सूखने के बाद ये अपने आप टूट फूट जाती है। तो टूट फूटती है जब ये अपने आप, है ना, धूप पड़ने के कारण, तो ये ऐसी प्रतीत होती है देखने में जैसे अपने आप इसकी
जुताई हो गई है। जुताई आपको पता होगा, किसान क्या फसल के बाद बारिश के पहले जुताई कर देते हैं ताकि जो मिट्टी है वो पानी को अपने पास रोक कर रखे, ठीक है। तो जब ये सूखती है, इसमें धूप पड़ती है तो अपने आप टूट फूट जाती है। जब ये टूट फूट जाती है तो ऐसा लगता है कि इसकी स्वतः जुताई हो गई है, सेल्फ कल्टीवेशन हो गया है, ठीक है। इसलिए इसे स्वतः जुताई की प्रक्रिया भी कहा जाता है इसको, ठीक है, स्वतः जुताई की प्रक्रिया। यहाँ पे आप मैं लिख देता हूँ, इसके सूखने पर, इसके सूखने पर यह टूट फूट जाती है, जिसे स्वतः जुताई या फिर सेल्फ कल्टीवेशन, इंग्लिश में सेल्फ कल्टीवेशन कहा जाता है, ठीक है। स्वतः जुताई या फिर सेल्फ कल्टीवेशन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ मेन चीज़ें थे। अब हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र को मेंशन करना कि पूरा दक्कन ट्रैप वाला जो एरिया पूरा महाराष्ट्र को कवर करता है। इसके अलावा आप एमपी लिख लीजिए, मध्य प्रदेश में भी मुख्यतः कौन सा, मालवा वाला एरिया, मालवा वाला जो एरिया है, ठीक है, वो, ठीक है। गुजरात का काठियावाड़ वाला एरिया, गुजरात, ठीक है, गुजरात हो गया। इसके अलावा उत्तरी कर्नाटक हो गया, है ना। इसके अलावा दोस्तों तेलंगाना का कौन सा भाग, पश्चिमी भाग, है ना, तेलंगाना का पश्चिम भाग, ठीक है। इतने राज्य आपको याद रखना है। महाराष्ट्र ये पूरा हो गया। इसके अलावा ये यहाँ पे मालवा का पठार है, ये गुजरात का काठियावाड़ वाला एरिया है, ठीक है। इसके अलावा ये उत्तरी कर्नाटक हो गया और ये पश्चिमी भाग कौन सा हो गया, तेलंगाना का। तो इतने राज्य आपको याद रखना है, कुछ भी चीज़ रटना नहीं है। इसके अलावा हम फसलें देख लेते हैं, ठीक है। तो फसलें में देखिए, सबसे पहले तो कपास आप लिख लीजिए, क्योंकि इसको कपासी, इसका नाम ही है कपासी मिट्टी, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगी कपास, ठीक है। कपास के बाद सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन के बाद गन्ना, ठीक है। सोयाबीन के बाद गन्ना के बाद दालें, ठीक है, दलहनी फसलें, ज्वार, ठीक है। इसके अलावा बाजरा, ठीक है, गेहूं भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो कपास, सोयाबीन, गन्ना, दालें, ज्वार, बाजरा, ये सारी फसलें इसमें होती हैं। तो काफ़ी अच्छी मृदा होती है ये फसल की दृष्टि से, उपजाऊपन की दृष्टि से। तो सारी बातें हमने कवर कर ली। एक बार हम इसका भी रिवीजन करेंगे, इसके बाद लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कुछ भी रटना नहीं है। मैप में मैं आपको सब डायग्राम भी मैंने बना रखा है, सब बता भी दिया कैसे इसका निर्माण हो रहा है, क्या खासियत है क्या नहीं है, ठीक है। तो देखिए, इसको काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चेरनोज़म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण हुआ है लावा के द्वारा जिन चट्टानों का निर्माण हुआ। लावा, दक्कन ट्रैप का निर्माण किससे हुआ है, लावा से। और दक्कन ट्रैप को ही क्या बोला जाता है, इसके मतलब जो चट्टानें होती है इससे बोला जाता है बेसाल्ट चट्टानें। तो बेसाल्ट चट्टानों के ही अपक्षय अपर्दन के द्वारा काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, मतलब लावा से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम इसकी अधिकता होती है, ठीक है। लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे तत्वों की अधिकता होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है विशेष तौर पर। इसके अलावा इसमें जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, ठीक है। यदि इसको गीले करेंगे तो आप चिपचिपी हो जाएगी, बहुत गिलगिली टाइप की हो जाती है, ठीक है। इसके कारण इसमें शुष्क कृषि या फिर ड्राई क्रॉप या फिर ड्राई फार्मिंग आसान होती है, ठीक है। क्योंकि जिस कृषि में पानी की कम आवश्यकता होती है उसके लिए काली मिट्टी अच्छी होती है, ठीक है। इसके अलावा कपास, सोयाबीन, गन्ना, गेहूं, ठीक है, दालें, ज्वार, ये सब इसमें फसलें होती हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, गुजरात, काठियावाड़, उत्तरी कर्नाटक और पश्चिमी तेलंगाना, इतने राज्यों में ये पाई जाती हैं। तो दोस्तों अभी ये दो मिट्टी हमने कवर कर ली, जलोढ़ और काली। आज हम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। 2 या 3 लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे। आज एक लेक्चर हो गया हमारा, है ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसके अलावा यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसके अलावा एक कमेंट कर दीजिए, ठीक है। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।